नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज दो षड्यंत्रों की बात करेंगे। एक इमरान खान की हत्या की साजिश का और दूसरा ज़ेलेंस्की के खिलाफ पुतिन के सबसे नए चक्रव्यूह का। पहले पाकिस्तान की बात, जहां आज दिन भर में इमरान के इस्तीफे की अटकलें लगती रहीं और इस बीच इमरान खान का विदेशी साजिश वाले सीक्रेट लेटर वाला नया पैतरा भी काम नहीं आया। जिस सीक्रेट लेटर के नाम पर नियाजी विपक्ष के खिलाफ इंतकाम का दावा ठोक रहे थे, उसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगा दी है। इमरान खान ने आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम से मीटिंग के बाद सीक्रेट लेटर के मुद्दे पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। इमरान ने देश के सीनियर पत्रकारों के साथ सीक्रेट लेटर साझा किया। इसमें सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश की बात होने का दावा है। आज इमरान की हत्या की साजिश का नया एंगल भी सामने आ गया। ये साजिश बाहर से हुई, देश के खिलाफ साजिश हुई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। कबायली इलाकों में ज्यादती हुई। डॉक्यूमेंट वरिष्ठ पत्रकारों को दिखाऊंगा, एक एक सबूत सहयोगी पार्टियों को भी दिखाऊंगा कि शायद इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहे हैं। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोगों ने जो फैसला करना करे, लेकिन कम से कम फैसला करते वक्त ये सोच ले कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बने। जब सत्ता का साथ चंद घंटों का ही बचा हो, उस वक्त बेबस लाचार इमरान खान का अपने खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश होने वाला बयान बहुत कुछ कहता है। नियाजी के सत्ता पाकिस्तान में आखिरी सांसें गिन रही हैं। उनके अपने बारी बारी से बिछड़ रहे हैं और इमरान खान इसे अपने खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं। वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। तो शेख साहब आज मैं इन सबको दिखाऊंगा ताकि मैं लोगों ने जो फैसला करना करे। सुनती है वजीर आजम इमरान खान को अपनी ईगो की बड़ी परवाह है। उनमें मैं बहुत ज़्यादा है। मैं जो एफर्ट्स वो खताब पे या ख़त को लहराने पे कर रहे हैं, एक माह पहले अपने इत्तेहादियों को मनाने पे करते, अपने नाराज़ अरकान को मनाने पे करते, तो मेरा ख्याल है आज नताइज ना आता। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशें तो तमाम की, लेकिन इमरान की मेहनत रंग नहीं लाई, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी में विपक्ष का खेमा है मजबूत और इमरान के सितारे कमजोर। तो कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इमरान खान को अल्लाह ना करे उसको जिंदगी दे, उसकी जान को भी खतरा है, असैसिनेट करने का भी है चीजें। और से इस मरासले में वो लिखा, इस मरासले से कनेक्टेड है। ये एक मरासला तो नहीं है ना, या बड़ी बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे पता है। एंड वी आर कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट आवर लीडर। और प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है इस चीज? ऑफ कोर्स पाकिस्तान उन्होंने अगर आपसे शेयर किया तो उनको पहले उनसे शेयर हुआ होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि हर हद तक इसकी धमकी दी गई है। इस देखिए काशी साहब, अच्छा, असैसिनेशन का प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड, असैसिनेट करने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ऑफ कोर्स देखिए ना, हमारे पास सिर्फ एक लफ्ज की तो नहीं, हमारे पास और बहुत सारी एजेंसी जो हमें बताती है इमरान खान को मारने की साजिश रचाई जा रही है। अभी भी, आज के दिन भी, अल्लाह उसको जिंदगी दे। वो दिलेर आदमी है, वो किसी सूरत में अपने मुल्क का सौदा नहीं करेगा। पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इमरान खान ये रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के बाउंसर नियाजी को क्लीन बोल्ड करने वाले फॉर्म में है। जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। अब वज़ीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, मगर वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए, पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं।
विपक्ष की सुई इमरान के इस्तीफे पर अटकी तो इमरान खान का पक्ष रखने के लिए उनके बड़बोले मंत्री शेख राशिद मीडिया के सामने आए और आखिरी गेंद तक इमरान के टिके रहने का दावा ठोक दिया। खान साहब इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा, आखिरी गेंद पर भी इतवार के रोज वोटिंग पे होगा और मुमकिन है कि इन कैमरा जो है वो असेंबली का भी खिताब करें, शाह महमूद करे या प्राइम मिनिस्टर करे, फाइनल नहीं है, लेकिन आखिरी बॉल आखिरी ओवर तक लड़ेगा और उन मुल्क दुश्मनों को, उन गैर मुल्की सरमाए पर सियासत करने वालों को और उन लोगों को जिन्होंने हमेशा इस मुल्क में इसकी इज्जत और इसके वकार को गैर मुल्की पैसों से नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पाकिस्तान के सियासी गलियारे से एक एक कर बड़ी खबरें बाहर आने लगी। खबर आई कि इमरान खान आज इस्तीफा दे देंगे, फिर खबर आई कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली, लेकिन स्टोरी में क्लाइमेक्स तब आया जब पाकिस्तान में अब की बार सेना सरकार की बात सामने आई और इस खबर को तब और बल मिल गया जब इमरान खान से मिलने सेना प्रमुख बाजवा और ISI चीफ पहुंच गए। कुछ भी कर रहे हैं वजीर आजम, वो तमाम लवाजमात पूरे कर रहे हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रिक्विजिट्स होते हैं किसी चीज़ के, थोड़ा देर से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। तो अब वो सब कुछ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो जो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं उसमें वो बताएंगे देखो मैंने इस कॉर्नर को टच किया, मैंने वो तमाम एक्सरसाइज की जिसके बारे में शायद मुस्तकबिल में उस पर तनकीद हो कि आप ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, वैसा कर लेते तो अच्छा होता। तो मेरा ख्याल है ये अब सिर्फ जो है वो थोड़ा सा खाना पूरी जिसको कहते हैं वो पूरी करने की कोशिश की जा रही होगी। इमरान खान को कुर्सी से उतारने का ये मैच शुरू हुआ था 8 मार्च को, जब इमरान सरकार के विरोध में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। उसके बाद इमरान के साथी एक एक कर बिछड़ने लगे। इमरान खान को समर्थन कर रही पार्टी MQM, जिसके 7 सांसद, उसने इमरान खान का साथ छोड़कर विपक्ष से हाथ मिला लिया। ये पार्टी इमरान खान को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। MQM नेताओं का विपक्ष के साथ मुलाकात का वीडियो सामने आने के बाद इमरान खान की आखिरी आस भी टूट गई। 342 सदस्यों वाली पाकिस्तान नेशनल असेंबली यानी संसद में बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत है। ऐसे में इमरान खान की पार्टी PTI के पास 155 सांसद, वहीं सहयोगी दल PMLQ के पास 4 सांसद, GDA के 3, AML का 1 सांसद इमरान के पाले में। ऐसे में देखा जाए तो इमरान को कुल 163 सांसदों का समर्थन मिल रहा है। इसमें बड़ी बात यह कि इमरान अभी भी बहुमत से 9 कदम दूर है। संसद के अंदर संख्या बल के मामले में इमरान खान की जैसे जैसे हालत पतली होती गई, हर बदलते दिन के साथ विपक्ष मजबूत होता चला गया। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN 84 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं 56 सांसदों के साथ बिलावल भुट्टो की PPP दूसरे नंबर पर। इसके साथ ही MMA के 15, MQM के 7, BNPM और निर्दलीय 4 सांसद विपक्ष के साथ आ गए। इतना ही नहीं, PMLQ, ANP, JWP के 1 सांसद भी विपक्ष के साथ खड़े हैं। इस तरह विपक्ष के सांसदों का आंकड़ा बहुमत से 3 ज्यादा हो जाता है। पाकिस्तान की सत्ता के स्टेडियम में हुकूमत वर्सेस विपक्ष के बीच सियासी खेल का फिलहाल आखिरी ओवर चल रहा है, जिसमें विपक्षी टीम इमरान सरकार पर लानत के बाउंसर फेंक कर मैच में लीड बना रही है। इस वक्त 175 की है, जबकि हमें जरूरत सिर्फ 172 की है, तो लिहाजा ये कहना कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई है, मैं बताना चाहता हूँ आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। मुल्क पर हुकूमत करने की मनसूबाबंदी आलमी सतह पर हुई थी और वही वो आलमी साजिश थी। क्रिकेट मैच की तरह पाकिस्तान में सत्ता के मैच में भी आखिरी फैसला अंपायर का ही होता है और पाकिस्तान की हुकूमत का थर्ड एम्पायर है पाकिस्तान सेना प्रमुख बाजवा। सेना ने 2018 में विपक्ष को आउट करके इमरान को सत्ता की पिच पर उतारा, लेकिन अब पाकिस्तानी फौज भी इमरान की परफॉर्मेंस से खुश नहीं। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने जनरल बाजवा और खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुलाकात की थी।
उसके बाद बाजवा और 3 वरिष्ठ सैन्य अफसरों ने इमरान को -1 फॉर्मूला के तहत इस्तीफा देने को कहा था, जिसे इमरान खान ने खारिज कर दिया। -1 फॉर्मूला का मतलब ये था कि इमरान खुद इस्तीफा दे और अपनी ही पार्टी के किसी और नेता को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं हुए और जब अविश्वास प्रस्ताव में हार सामने दिखी तो अपनी ही पार्टी के सांसदों पर लेटर बम फोड़ दिया। इस चिट्ठी में इमरान ने अपने सांसदों को हिदायत भी दी और चेतावनी भी। चिट्ठी में सांसदों को निर्देश भी दिए गए हैं और उन निर्देशों को न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी। चिट्ठी में इमरान ने लिखा कि पीटीआई के सभी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग वाले दिन वोटिंग से गैर हाजिर रहे। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो उस दिन पीटीआई के सांसद संसद की बैठक में न पहुंचे। वोटिंग वाले दिन या तय वक्त पर पीटीआई का कोई सांसद संसद में मौजूद नहीं रहेगा। चिट्ठी में लिखा गया कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर पीटीआई के वही सदस्य बहस या दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लेंगे जिन्हें पार्टी की ओर से मनोनीत किया जाएगा। यही नहीं, उसमें यह भी लिखा गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने के लिए किसी भी लालच में पड़कर सांसद इन निर्देशों का उल्लंघन न करें। और आखिरी बात ये कि अगर पीटीआई के सांसदों ने इन निर्देशों का उल्लंघन किया तो उन पर पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 63A के तहत दल बदल कानून लागू होगा। सवाल है कि इमरान को आखिर ऐसी चिट्ठी जारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल इमरान को लग रहा है कि संसद में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है उस पर उनके अपनी ही पार्टी के सांसद उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं। इमरान को वोटिंग के दौरान अपने सांसदों की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। वोटिंग से पहले इमरान अपने खेमे के भीतर की बगावत को रोकना चाहते हैं। यही नहीं, इमरान को डर है कि विपक्षी खेमा लालच देकर उनके सांसदों को अपने पाले में कर सकता है। लिहाजा वो इसे रोकने के लिए पीटीआई सांसदों को दल बदल कानून का डर दिखा रहे हैं। इमरान की कोशिश है कि संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में वोटिंग का आंकड़ा किसी भी सूरत में 172 को न छू पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान के बाद पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इमरान के बाद कुर्सी के दावेदारों की लिस्ट भी काफी लंबी है। इमरान के बाद दौड़ में सबसे पहले नंबर पर शहबाज शरीफ है, जो अभी पाक संसद में नेता प्रतिपक्ष है। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद नंबर आता है शाह महमूद कुरैशी का, जो वर्तमान सरकार में विदेश मंत्री हैं और तहरीक इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष भी। इसके साथ ही पीएम बनने की रेस में मौजूदा सरकार में रक्षा मंत्री परवेज खान खटक है, जो खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व सीएम भी रहे हैं। विपक्ष इमरान को कुर्सी से हटाकर नई सरकार बनाने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गया है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की तरफ से इमरान खान पर स्लेजिंग के हमले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान के सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है। इमरान खान अगर कोई एयरपोर्ट जाता है ना, जब उसको रुखसत करने 50-60 बंदे उसको रुखसत करने भी चले जाते हैं, तुम्हें तो रुखसत करने भी इतना बंदा नहीं आया। तुम कहते हो, तुम लोगों को चूहा कहते हो। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों से बदतमीजी करना नहीं सिखाया। तुम दूसरों को चूहा कहते हो। मैं बताती हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा कौन है। आज जो परेड ग्राउंड में खड़ा होकर चीची 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 कर रहा था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा है। दरअसल 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तब से पाकिस्तान की हालत लगातार खराब ही हो रही है और अब तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पाकिस्तानी रुपये का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है और वो कमजोर होता जा रहा है।
अगर साल 2018 की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 123 था, जो अब साल 2022 में गिरकर 177 के भी पार पहुंच चुका है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि पाकिस्तानी रुपया 200 के पार तक जा सकता है। पाकिस्तानी करेंसी लुढ़कने से सीधे तौर पर वहां महंगाई बढ़ी है। वहीं अगर भारतीय रुपये से पाकिस्तानी करेंसी की तुलना करें तो एक पाकिस्तानी रुपया हमारे 42 पैसे के बराबर है। इतना ही नहीं, इमरान सरकार ने पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन खुद पाकिस्तानी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने मात्र 50,000 युवाओं को ही नौकरियां दी है। इमरान खान के कार्यकाल में बेरोजगारी दर भी लगातार बढ़ी ही है। साल 2014 में पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 1.83% थी। साल 2022 में आंकड़ा बढ़कर 4.70% पर पहुंच गया। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किल कई गुना बढ़ी हुई है। उनके पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान में कुर्सी युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन में महायुद्ध। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने पोलैंड में पनाह ली है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ज़ेलेंस्की की जान पर आ चुका है, क्योंकि एक बड़ा मिसाइल हमला सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की को मैसेज देने के लिए किया गया है। रूस की एक सीक्रेट मिसाइल ने एक बड़ी और शानदार इमारत को किस तरह 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन मॉस्को में बैठकर ज़ेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसा ही जल्द कर सकते हैं। काला सागर में उठा बवंडर। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, और फिर ये चारों मिसाइल निकल पड़ी अपने अपने टारगेट पर। निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर माइकोलेव, मारियोपोल, खेरसॉन और ओदेसा। चारों शहर में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। और फिर हुआ माइकोलेव में पहला मिसाइल इंपैक्ट। एक बार फिर देखिए, मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने माइकोलेव में क्या तबाह किया, अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। ये पहला ऐसा मिसाइल हमला है जिसके धमाके ने एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में इतना बड़ा सुराख कर दिया। ये माइकोलेव की एक सरकारी इमारत है जिसको हुआ नुकसान देखिए, और यहाँ टकराई मिसाइल की ताकत को समझिए। ये 10 मंजिला इमारत है, या कहें थी। यहाँ पर रूस की मिसाइल का हमला ऐसा हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है। कुछ भी नहीं बचा है। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। इस इमारत में 400 से ज्यादा कमरे थे। इस बिल्डिंग के बीचों बीच इस गैप को देखकर समझा जा सकता है कि 100 से ज्यादा कमरे पूरी तरह गायब हो चुके हैं। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। यहाँ की एक एक खिड़की की तस्वीर गौर से देखिए। ये इमारत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ ढांचा खड़ा है। अंदाजा लगाइए
कि जो लोग इस इमारत के अंदर रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। У меня девочка погибла на моем этаже. Что я могу сказать? Вы что, шутите? Я ее обняла и прошла 2 минуты. ये मिसाइल कौन सी थी, क्या रफ्तार थी, कितनी ताकत के साथ वो इस बिल्डिंग से टकराई? अब तक जो बातें पता चली हैं, उसके मुताबिक ये कैलिबर क्रूज मिसाइल है। अगर आप बिल्डिंग की तरफ बढ़ती मिसाइल की तस्वीर देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 2 पंख ही लगे हैं, जिससे ये कैलिबर मिसाइल कही जा सकती है। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 8:45 बज रहे थे। माइकोलेव में सुबह ही सुबह रूस ने ऐसी मिसाइल स्ट्राइक की कि यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल हमला कहा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने बहुत सटीक हमला किया। До повномасштабного вторгнення росіян це була цивільна адміністрація Миколаївської області. Наразі сьогодні вранці о 8:50 було нанесено вогневе ураження в цю будівлю. Станом на зараз ми маємо 7 загиблих цивільних, 22 особи. Було एक सरकारी इमारत पर इतना बड़ा हमला करके रूस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो माइकोलेव को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। माइकोलेव का हमला ज़ेलेंस्की को भी ये बताने के लिए है कि राजधानी कीव में उसका ठिकाना रूस के रहमो-करम पर ही अभी तक कायम है। Позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради मिसाइल जिस वक्त माइकोलेव की इस बिल्डिंग से टकराई तब यहाँ इस बीच वाले हिस्से में जो भी मौजूद रहा होगा उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अब भी यहाँ मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। Которые мы определили, мы ищем. Подтвержденных жертв пока еще нет. Слава богу. 50+ людей вышли сами с различной степенью ранений. 2 моих зама в больнице, один там перелом ног и ребер, второй легкий. В принципе, ходим под Богом, пока месть более-менее. माइकोलेव में जब ये हमला हुआ तब आसपास के लोगों ने क्या देखा, क्या पाया, उनकी बात सुनेंगे तो इस मिसाइल हमले को और बेहतर से समझ सकते हैं। Только легла на постель утром, только легла, меня как нога болела. Я только легла, и тут же в эту секунду как дала в этот самый, и вот это посмотрели в этот самый раз. चाहे माइकोलेव की ये बिल्डिंग हो या फिर मारियोपोल का थिएटर, रूस की बमबारी में सबसे बड़ा रोल कैलिबर मिसाइल का रहा है। जिस तरह माइकोलेव की बिल्डिंग में बीच में ऐसा बड़ा छेद बन गया, उसी तरह मारियोपोल का थिएटर भी बीच से तबाह हुआ था जब 16 मार्च को रूस ने यहां हमला किया था। 15 दिन के अंदर रूस ने अपने सटीक मिसाइल हमले से फिर से यूक्रेन को एक मैसेज दिया है। शांति वार्ता के दौरान इन हमलों से पुतिन क्या कहना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की क्या सोचते हैं, वो देखिए। новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка поменше. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि रूस की सेना ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की किस इमारत में छिपे हैं। वो अक्सर बाहर आकर वीडियो बनाते हैं। रशियन सैटेलाइट कीव में प्रेसिडेंट हाउस के आसपास के इलाके पर 24 घंटे नजर रख रही होगी। अगर रूस माइकोलेव की सरकारी बिल्डिंग मिसाइल हमले से उड़ा सकता है तो ज़ेलेंस्की भी कीव में सुरक्षित नहीं कहे जा सकते। क्या रूस ज़ेलेंस्की के संभावित ठिकानों पर भी मिसाइल से अटैक कर सकता है?
ऐसा फैसला लिया गया तो ये रूस की सेना के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ऐसा कैलिबर मिसाइल की ताकत, उसकी फुर्ती को देखकर पता चलता है। इस मिसाइल के खिलाफ अभी तक यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। ये मिसाइल समंदर में किसी जंगी जहाज से लॉन्च होने के बाद किस तरह आगे बढ़ती है वो देखिए। पहले मिसाइल एक के बाद एक मल्टी टारगेट्स के लिए लॉन्च की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इसके कई वर्जन हैं। ये मिसाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल समंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल ट्रांससोनिक से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 3 मीटर के दायरे पर सटीक हमला करती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेरेन हंगिंग मिसाइल है, यानी ये जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। ऐसे में समंदर की सतह से कुछ ऊंचाई पर भी जब ये ट्रेवल करती है तो इसे मार गिराना आसान नहीं होता। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल पहले एक दायरे में मंडराती है और फिर अपने टारगेट की सही पहचान करती है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उस पर फाइनल अटैक के लिए बढ़ जाती है। और फिर उस टारगेट का हश्र ऐसा ही होता है जैसा माइकोलेव की इमारत का हुआ या फिर मारियोपोल में इस थिएटर का हुआ था। अब ये मिसाइल के वॉरहेड पर निर्भर करता है कि उसमें कितना बारूद है। माइकोलेव पर अटैक करने वाली मिसाइल से पता चलता है कि इसमें बारूद की मात्रा बहुत ज्यादा थी। रूस अभी यूक्रेन में 250 से 300 किलोमीटर रेंज वाली कैलिबर मिसाइलों से हमला कर रहा है। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की पर कोई हमला प्लान किया गया तो उसमें कैलिबर मिसाइल का ही इस्तेमाल होगा और तब रूस एक नहीं सेल्वो अटैक करेगा, यानी 2 या उससे ज्यादा मिसाइल दागी जाएंगी ताकि एक ही बार में मल्टी टारगेट्स पर हमला करके मिशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन अभी तक रूस के रुख से लगता है कि वो यूक्रेन की लीडरशिप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। रूस का फोकस अब भी यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट है और वो अब सुखोई 25 की बमबारी से समझ सकते हैं। ये रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। देखिए कैसे अपने टारगेट पर रॉकेट से हमला कर रहा है। अब रिपोर्ट्स हैं कि शांति वार्ता के बीच उत्तरी यूक्रेन में कीव और चर्निहिव के आसपास रूस अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट में कमी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। वो रूस की मूवमेंट को अब भी शक की निगाह से देख रहा है। Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку. Проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Протягом дня у Миколаєві продовжувалась рятувальна операція. Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами. Станом на цей час відомо про 8 загиблих та 30 поранених. एक महीने से ऊपर खिंच चुके इस युद्ध में अभी और तबाही देखने को मिलेगी। इसका डर सबको सता रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी सब आगाह कर रहे हैं कि तबाह हो चुके यूक्रेन में अगर युद्ध जारी रहा और न्यूक्लियर प्लांट भी निशाने पर आ गए तो यूक्रेन में परमाणु त्रासदी देखने को मिल सकती है। लेकिन सच यही है कि यूक्रेन में युद्ध कब रुकेगा, इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है।
ऐसे में एक बेहद अहम सवाल वो ये कि युद्ध शुरू होने के 35 दिन बाद आज पुतिन कहां खड़े हैं। कहां तो 4 दिन में कीव पर कब्जे का सपना देखा जा रहा था और कहां अब ये खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने कीव से अपना ध्यान हटा लिया है। पुतिन की प्लानिंग जिस तरह फेल हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि पुतिन अप्रैल फूल बन गए हैं। क्यों ज़ेलेंस्की है कूल और पुतिन बन गए हैं अप्रैल फूल? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बम, मिसाइल, गोले, बारूद, आर्टिलरी, टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, बख्तरबंद गाड़ियां। पुतिन ने युद्ध में रूस की पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन में जो धमाके हो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के अंदर इन धमाकों का जो असर हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन की इमारतों पर जो बम बरस रहे हैं वो तो सबकी आंखों के सामने है, लेकिन जो बम रूस की अर्थव्यवस्था पर बरस रहे हैं उसका दर्द सिर्फ पुतिन महसूस कर रहे हैं। रूस की इकोनॉमी की कमर टूट रही है और पुतिन परेशान है। पुतिन का कैसा अप्रैल फूल बना है, जरा इन आंकड़ों से समझिए। हर दिन यूक्रेन के युद्ध में पुतिन $20 बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये $20 बिलियन कुल 1.5 लाख करोड़ के बराबर है। युद्ध को 35 दिन बीत चुके हैं, यानी अब तक पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में 35 गुणा 1.5 लाख करोड़ यानी कुल 52 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। एक तरफ पुतिन अप्रैल फूल बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चालाकी चीन ने दिखाई है। बाइडेन और पुतिन की दुश्मनी में कैसे असल फायदा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उठाया, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये समझाएंगे कि युद्ध कैसे रूस की अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में रूस के 605 टैंक नष्ट हो गए। एक टैंक करीब 30 करोड़ का है। इस तरह पुतिन के 18,000 करोड़ के टैंक बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में पुतिन की 1,723 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हुई। एक बख्तरबंद गाड़ी की कीमत करीब 3 करोड़, तो पुतिन की करीब 5,100 करोड़ की बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पुतिन के 131 फाइटर जेट नष्ट कर दिए। एक फाइटर जेट की न्यूनतम कीमत 200 करोड़ रुपए। अगर इस तरह से देखें तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के रूसी फाइटर जेट बर्बाद हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 131 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए हैं। एक हेलीकॉप्टर की न्यूनतम कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, यानी करीब 3,200 करोड़ के रूसी हेलीकॉप्टर युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। इस तरह पुतिन की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भारी बोझ पड़ा है। सवाल यह है कि इतना भारी भरकम खर्च करके पुतिन को हासिल क्या हो रहा है। वर्तमान समय में रशिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड नजर आता है। रशिया का फाइनेंशियल सिस्टम पैरालाइज नज़र आता है। रशिया ने पिछले 15 वर्षों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की थी, इस पूरे हमले के बाद जैसे सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, उससे रशिया ऐसा लगता है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में पिछले 15 वर्षों की स्थिति में पहुंच गया है। 15 वर्षों पीछे रशिया इस समय चला गया है और आने वाले समय में रशिया की इकोनॉमी पर इसके और भी अधिक गंभीर परिणाम दिखाई देंगे। पुतिन का अप्रैल फूल उनके अफसरों ने ही बनाया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन को रिपोर्ट दी गई थी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर कीव सरेंडर कर देगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत गए। सच्चाई यह है कि कीव ने रूस की सेना की नींव हिला दी। पुतिन के जनरल दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इंटरव्यू देकर शेखियां मार रहे थे कि 2 मार्च तक पुतिन
पूरा यूक्रेन फतह कर लेंगे। लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद रूस को यह समझ आया कि उसके साथ अप्रैल फूल वाला खेला हो गया है। पुतिन को झटका बहुत जबरदस्त लगा है। अब तक यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर पुतिन का कब्जा नहीं हो सका। 1 महीने से ज्यादा के संघर्ष के बाद पुतिन सिर्फ चेर्नोबिल, लुहांस्क और डोनेट्स्क पर नियंत्रण कर पाए। मारियुपोल और खेरसॉन में कब्जे का दावा पुतिन की तरफ से पहले किया गया था, लेकिन यूक्रेन ने वहां भी दोबारा लड़ाई शुरू करके पुतिन के दावों को कमजोर कर दिया। युद्ध में जो जबरदस्त बर्बादी हुई है, शहर के शहर खंडहर बन गए, इसकी कीमत भी रूस को ही चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को मिलाकर डोनबास कहा जाता है। अगर यहाँ पर पुतिन को अपना कब्जा जारी रखना है तो इन बर्बाद शहरों का पुनर्निर्माण भी पुतिन को ही कराना होगा। डोनबास में पुनर्निर्माण के लिए पुतिन को $20 बिलियन से ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। ये रकम करीब 1,51,000 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी पहले से कंगाली का खतरा झेल रहे रूसी अर्थव्यवस्था को ये रकम भी अपनी ही जेब से खर्च करनी होगी। पुतिन ने युद्ध के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आर्थिक मदद भी मांगी है और पूरी संभावना है कि डोनबास के इलाके में पुनर्निर्माण का काम भी अगर चीन की रियल एस्टेट कंपनियों को मिलता है तो ये मानकर चलिए कि यूक्रेन की तबाही का पूरा फायदा चीन उठाएगा। ये युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था के लिए काल साबित हो रहा है। वर्तमान समय में ही अगर रूबल की बात करें तो रूबल कोलैप्स कर गया है। रशिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो गया है। लगातार जो रशिया के जो स्टॉक मार्केट बंद रहे, अभी हाल के समय में जा कर के ही उसे खोला गया है। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में रशिया की इकॉनमी में जो इसका यूक्रेन का जो युद्ध है, रशिया के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया है, उसके सीवियर इम्पैक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में ये इम्पैक्ट और अधिक गहरे तरीके से दिखाई देंगे। खुद रूस के अखबार भी पुतिन की भद पीटने में पीछे नहीं है। रूस की सरकार के द्वारा समर्थित एक रूसी वेबसाइट कोमसोमोल्स्काया प्रावदा में ये प्रकाशित हुआ कि युद्ध में रूस के 10,000 जवान मारे गए, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ, पुतिन का दबाव पड़ा, फौरन ये लेख डिलीट कर दिया गया। लेकिन दुनिया के अखबारों में ये खबर सुर्खियां बन गई। इतना ही नहीं, पुतिन रूस के अखबारों पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी खबरों में ये ना लिखें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। अफगानिस्तान और रूस के युद्ध में 10 सालों के अंदर 14,453 रूसी सैनिक मारे गए थे, लेकिन यूक्रेन में दावे ये किए जा रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि युद्ध में रूस के 30 से ज्यादा सैन्य अधिकारी मारे गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन से युद्ध पुतिन के लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। इकॉनमी का जो बेस है वो उस ऑयल और नेचुरल गैस का जो बेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ये रशिया की इकॉनमी को और अधिक गहरे तरीके से सीवियरली हिट करेगा। और रशिया की इकॉनमी शॉर्ट टर्म में तो ये सैंक्शंस की मार झेल सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रशिया को अपने यूक्रेन पर किए गए हमले की आर्थिक कीमत बड़े स्तर पर चुकानी पड़ सकती है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई अखबारों में दावा यह भी किया जा रहा है कि कीव से भी अब रूस की कई बटालियन पीछे हट रही हैं। तुर्की में यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है और इसलिए कीव पर 2 दिन तक रूस ने हमले बंद कर दिए थे। और अब जो टर्की इस्तांबुल में जो वार्ता हुई है उसमें ये स्पष्ट दिखता है कि रशिया अब रिट्रीट करने के बारे में उसने विचार करना शुरू कर दिया है। राजधानी कीव पर उसके द्वारा जो एग्रेशन जो किया जा रहा था, अब उस पर रशिया ने अपनी रणनीति बदली है और ऐसा लगता है कि रशिया अब जो ईस्टर्न इलाकों में और सदर्न इलाकों पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। और ये जो बातचीत है, जाहिर है कि यदि कोई डील स्ट्रक हो जाती है तो रशिया को ये युद्ध समाप्त करना पड़ेगा। सवाल ये है कि रूस की जनता को अब पुतिन क्या जवाब देंगे। युद्ध में इस तरह का नुकसान उठाने के बाद पुतिन के लिए अपने किले को बचा पाना क्या मुश्किल नहीं होगा? युद्ध में पुतिन को हुए इस नुकसान के अलावा भी रूस को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब यूक्रेन की जनता हमेशा के लिए रूस से नफरत करेगी। और भले ही आज जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि अब यूक्रेन निष्पक्ष रहेगा और नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन में अब बड़ा नेता वही होगा
जो यूक्रेन की जनता के अंदर मौजूद रूस के खिलाफ नफरत का राजनीतिक लाभ उठाने में कामयाब हो जाएगा।